हम जिस तालीमी इदारे में पढ़े थे, बचपन में मौलाना साहब ने हमको मार मार के कुरान शरीफ की आयतें रटाई। आज जब मैं उस दौर को देखता हूँ और आज जो कुछ इस देश में हो रहा है तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है। कुछ मक्कार टेलीविज़न पे आ जाएंगे, कहेंगे देखिए ये भाईचारा है, ये गंगा जमुना तहजीब है, ये दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड शब्द हैं। मौलवी साहब की वो बात मुझे अभी भी याद है कि वो कहा करते थे कि फरमाया गया है कि जहां आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ने की जगह पर या आपके उस जगह नमाज पढ़ने से किसी को कोई एतराज है, उसमें यहां तक कहा कि अगर उसके एहसास में लगता है, उसकी आंखों में लगता है कि उसे कोई एतराज है कि यहां नमाज न पढ़ी जाए, वहां नमाज पढ़ना हराम है। ये हम पढ़ के आए थे, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं जो अपने बाप को ढूंढ रहे हैं, जिनके बाप यहां आए थे, लुटेरे, चाहे उन्होंने अयोध्या को तोड़ा हो, बाबा विश्वनाथ को तोड़ा हो और इस देश में 40,000 मंदिरों को तोड़ा हो। इस्लाम एक तरफ और फ्रॉड और मक्कारी पूरे चरम पर है कि कुछ लोग उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, इस देश में दंगा करने के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं, जिस मस्जिद के नीचे बाबा विश्वनाथ की मूर्तियां रखी हुई हैं। यह है इस देश में मक्कारी। ऐसी बातें मत करो, हम तुम्हें मारते रहें और हम तुमसे भाईचारा कहते रहें और हम ये ना बताएं कि इसमें भाई कौन है और चारा कौन है। बड़े समय के बाद, 700 साल के बाद पता चला है कि भाई कौन है और चारा कौन है, इसलिए लोग परेशान हैं। इसलिए साफ साफ बात हर चीज पे होनी चाहिए। ये अलग अलग किस्म का इस्लाम जो पूरे देश में चल रहा है, कश्मीर में इस्लाम कुछ और है, केरल में कुछ और है। जहां 5% है वहां भाईचारा है, जहां 15% है वहां मानेंगे नहीं, और जहां मेजॉरिटी है वहां कश्मीर में कश्यप ऋषि के वंशजों को बिना उनके किसी कसूर के कश्मीर के अंदर मुसलमान इस्लामिक जिहादियों ने 2,500 कश्मीरी हिंदू पंडितों की हत्या की, रेप किया, मर्डर किया और 5 लाख को भागने पे वापस कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान मक्कार आज भी बोलता है देखिए वो भाईचारा है, वो बाहर से आए थे, यहां से आए थे। ये नहीं कहता है कि हमें उतनी ही नफरत थी कि जिस लड़की ने अपना मजहब छोड़ करके सनातन का नाम पल्लवी रखा, उसने अपनी बहन के सुहाग को उजाड़ दिया। आपके नफरत का आलम यह है, लेकिन झूठ बोलने में सबसे आगे खड़े हुए हैं या आपको मूर्ख बना रहे हैं। इसलिए इस देश में कर्नल साहब से कहना चाहता हूं, कर्नल साहब आपकी फौज का जनरल, पहला जनरल इस देश में हुआ जिसने सच बात कही। सच बात करने के बाद इस्लामिक जिहादी इस देश में बहुत परेशान थे, जगह जगह उसका नाम लेकर के गाली गलौज की गई। उनकी जिस तरह से दुर्घटना में मौत हुई, बॉम्बे के एक बाजार में जहां मुसलमानों की गिनती ज़्यादा है, इस देश की फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े कलाकार थे, उनकी पत्नी ने उनके लिए एक शोक सभा रखी। इस्लामिक जिहादी पहुंच गए, उनका पोस्टर फाड़ दिया और उनको श्रद्धांजलि नहीं देने दी। आखिर विपिन रावत से कुछ इस्लामिक लोगों की प्रॉब्लम क्या थी? क्यों उन्होंने ये कहा? क्योंकि विपिन रावत ने साफ साफ कहा कि भारत 2.5 युद्ध में ग्रस्त है। आपके पश्चिम में पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश है, और इस देश के अंदर कई करोड़ जिहादी जो हैं वो इस देश की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। इस कहने से कुछ लोगों ने उसकी शोक सभा नहीं होने दी। यह है भाईचारा हमारा। इसलिए आज एक जगह नहीं, बहुत सारी चीजें करेक्शन हो रही हैं, और जब चीजें करेक्ट होने लगती हैं तो इस्लामिक जिहादी इस देश में कह रहे हैं इंटॉलरेंस बढ़ गया है। अगर ये इंटॉलरेंस भारत राष्ट्र को बचाने के लिए अच्छा है तो गली गली में ये इंटॉलरेंस बढ़ जाए तो भी अच्छा है। इस देश के हर बच्चे को इंटॉलरेंट हो जाना चाहिए उन जिहादियों के खिलाफ, उस कचरे के खिलाफ जो इस देश में जगह जगह गंदगी फैला रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। इसलिए आपने गलती कोई आज नहीं की है। ये बात अलग है कि भाग्यनगर में डॉक्टर मोहन गुप्ता ने एक बड़ा काम किया है। हमने फ्रॉडों को, मक्कारों को उनके पोस्टर लगाना बंद कर दिया है। और आज आप जिस मंच पे इतने सारे लोग देख रहे हैं, इनमें जिनके भी पोस्टर लगे हैं
ये वो विजनरी थे जो इन मक्कारों को जानते थे। अगर आप सही मायने में सरदार पटेल को इस भारत का निर्माता मानते हैं तो 3 जनवरी 1948 में कलकत्ता के मैदान में सरदार पटेल ने जो स्पीच दी थी उसे जरा कान खोल के सुनिएगा। आज के ज़माने कोई दे देगा तो कोई कहेगा ये आरएसएस का एजेंट है, ये फलाने का एजेंट है, ये ढिमाके का एजेंट है। सरदार पटेल ने साफ साफ उस वक्त के मुसलमानों को 2 टूक बात कही थी। आज कह दे तो लोगों को बड़ा बुरा लग जाएगा। इसलिए ऐसे लोग कुछ लोगों के आइकॉन नहीं हैं इस देश में। सुभाष चंद्र बोस इस देश का आइकॉन नहीं बना, फूल वाले चचा जैसे मक्कार लोग बने हैं। इसलिए सच बोलिए, सच से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो सच बोलता है उसे डराने वाले बहुत होते हैं लेकिन डरा नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है सब कुछ अच्छा है। ये देश एक लंबे कालखंड के बाद अपनी आस्थाओं, परंपराओं, अपने सरोकारों, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के प्रति जाग रहा है। यह जागना कुछ लोगों को बुरा लग रहा है क्योंकि कुछ लोग टेलीविजन पर बैठकर औरंगजेब को वली अल्लाह कहते हैं कि वो तो हमारा वली अल्लाह था। यहां तक भी लोग कहते हैं इस देश में और निकल जाते हैं, तब भी कोई जवाब नहीं देता। ये 2000 का भारत है, जहां जहां मिले चौराहे पे जवाब दीजिए, पूरी ताकत से दीजिए। इतिहास ने आपको एक लम्हा दिया है, एक क्षण दिया है। इतिहास में हर समय एक ना एक ऐसा समय आता है जब आप अपनी बात को रख सकें। ये ऐसा दौर है कि अगर आज आपने अपनी बातों को और इस भाईचारे, पाखंड, मक्कारी, सारे धर्म बराबर हैं, फलाना फलाना टाइम के जो आप जुमलेबाजी अगर आपने की, तो इतिहास में जैसे आज हम बहुत सारे पूर्वजों को मिट्टी से खोद कर बाहर निकाल रहे हैं, हमारी भी कब्रों को खोदा जाएगा। इसलिए सच बोलिए। इसलिए आज लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और तिलक की तस्वीरें लगी हुई हैं। मुझे खुशी है कि इसमें 2 मक्कारों की तस्वीरें नहीं हैं। क्योंकि हमारे यहां बिना फैक्ट के भावनाओं में बहकर बात करने का बड़ा शौक है। कुछ भी कह दो, क्योंकि हम भावनाओं में रहते हैं, यथार्थ सुनना नहीं चाहते हैं। जिस देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा काबिल आदमी मौजूद हो, लेकिन भारत के पहले झूठे ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से मिली चाटुकारिता से प्रधानमंत्री के पद पर बैठने वाले आदमी ने एक ऐसे आदमी को शिक्षा मंत्री बनाया जो निपट जाहिल था। देश का पहला शिक्षा मंत्री 1888 में मक्का में पैदा हुआ, 1902 में भारत आया। न स्कूल गया, न मदरसे गया, न कॉलेज गया, लेकिन भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना क्योंकि उसको ऐसे ही लोग पसंद थे। ये जो आप आज भुगत रहे हैं, आज कहते हैं, इसके पीछे की कहानी जाएंगे तब पता चलेगा कि आप इस मोड़ पे खड़े क्यों हैं। अपनों ने पाप किए हैं और आपने पापियों को महिमा मंडित किया। और इस समाज में ऐसे मक्कार, लालची, डरपोक और कायर लोगों को हमेशा महिमा मंडित करने लगे क्योंकि समाज को ऐसे ही लोग अच्छे लगते थे। क्योंकि अगर आप विरोध करेंगे तो आपको पुरुषार्थी बनना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा, कुछ समय लगाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि हम नहीं मानेंगे, हम ऐसे ही दलालों को अपना लीडर मानेंगे। वो आदमी 1958 में उसकी डेथ हो गई। चाटुकारिता की हालत यह है कि उसकी जरूरत थी कि उसके नाम से कुछ मुसलमानों को खुश कर लिया जाएगा। उसे 1992 में भारत रत्न दिया गया। इस बीच में उसने पता नहीं मरने के बाद क्या ऐसा काम किया कि उसके निरीक्षण में उसे भारत रत्न दिया गया। ऐसे ऐसे कलाकार इस देश में हैं जो आज बड़े सवाल उठाते हैं। राजनीतिक तौर पे कोई किसी पे टीका टिप्पणी करे, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह देश कभी पूछना नहीं चाहता कि इस देश के सिविलियन अवार्ड्स का उसका चेयरमैन कौन होता है। ये जो अवार्ड मिलते हैं, पद्मश्री और पद्म विभूषण और भारत रत्न, इस अवार्ड कमेटी का चेयरमैन देश का प्रधानमंत्री होता है। इसलिए किसी को इतनी गाली दो कि वो डर के मारे सच बात ना कह सके। ये परंपरा चल रही थी। 1956 में
प्रधानमंत्री ने पद्म अवार्ड की मीटिंग बुलाई। कुछ कहना है? और मीटिंग को चेयर कर रहे थे। सब नाम फाइनल हो गए। यह देश में नहीं, दुनिया में एक अजूबा किस्सा हमको सुनने को मिलता है कि प्रधानमंत्री ने 1956 में पद्म अवार्ड की कमेटी की मीटिंग बुलाई और खुद अपने आप को भारत रत्न दे लिया।